charge distribution has two types. One is discrete charge. Another is continuous charge. देखो बेटा, डिस्क्रीट चार्ज का मतलब चार्ज इज स्कैटर्ड ऑन पार्टिकल्स एट वेरियस लोकेशंस। मतलब एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कहीं कहीं अलग अलग जगह पर पड़े पॉइंट चार्जेस। तो ऐसो को हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, इसको बोल देते हैं पॉइंट चार्जेस। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज है ना, इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जगह से लेकर किसी और जगह तक कॉन्टिन्यूअसली चार्ज स्प्रेड होता है। अब चार्ज स्प्रेड हो सकता है कि एक लाइन के फॉर्मेट में हो, या हो सकता है कि एक सरफेस के फॉर्मेट पे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम के अंदर वो स्प्रेड होता हो। कंटिन्यूअसली होता है, कंटिन्यूअस मैनर में। मतलब ये नहीं है कि एक जगह पॉइंट चार्ज फिर थोड़ा गैप है फिर दूसरा पॉइंट चार्ज, जैसे नहीं, कंटिन्यूअसली स्प्रेडेड होता है। तो ये भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो है नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो टॉपिक लेके चलेंगे आगे वो रहेगा ये, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में। उसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो भी डिस्क्रीट चार्ज के सिस्टम में आ जाता है, वो पढ़ चुके हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज न्यूमेरिकल में आएगा, एज ए इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आपके कोर्स में कुछ एग्जाम में आते भी है, तो इसको करेंगे। लेकिन अभी डेरिवेशनल स्टडीज जो होगी हमारी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज की बेस्ट होगी। और ये भी तीन मैनर्स में आपको मिलेगा। नंबर 1 मिलेगा यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, नंबर 2 है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। नंबर 3 है यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज। अच्छा जी, तो 3 तरह का यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज आपके सिलेबस में है। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज का मतलब ये है, जैसे कि चार्ज प्रेजेंट ऑन ए लाइन, ये लाइन है एक्सटेंडेड, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैं कह सकता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, that is represented by lambda, that is defined as dq upon dl। अगर मान लो कि इस लीनियर चार्ज का dl लेंथ का वो सेगमेंट ले ले, तो उस पर प्रेजेंट चार्ज है dq, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू dq upon dl। ये इस एक्सटेंडेड चार्ज लीनियर चार्ज के लिए एक कांस्टेंट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ओके। इसकी पूरी लेंथ की पर यूनिट वैल्यू पर इतना चार्ज मिल जाएगा dq अपॉन dl। अच्छा जी, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, है ना, ऐसा भी न्यूमेरिकल इसके होंगे। अब इसके ऐसा यूनिट बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये पूछा जा चुका है। इसका ऐसा यूनिट देखो, चार्ज अपॉन लेंथ, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, कूलॉम मीटर यूनिट, कूलॉम पर मीटर बोल दो ना, कूलॉम पर मीटर बोल दो, कूलॉम डॉट बोलो, मतलब आप डिवीजन को डॉट में कन्वर्ट करते हो तो फिर मीटर यूनिवर्स हो जाएगा। डायमेंशंस क्या होंगी? लैम्डा का डायमेंशन बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो डायमेंशन की बात हो रही है। बताइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, AL-1 टी, चार्ज के लिए AT हो गया, तो
तो L इनवर्स A1 T1 हो गया, एक ही बात है। सिमिलरली अब यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज की बात करें तो ये किस पे होता है, जैसे कि प्लेन चार्ज्ड शीट या फिर स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर। और अगर कंडक्टिंग कोई भी शेल हो, अगर होलो शेल है तो वो चाहे स्फेरिकल है उसमें भी हो सकता है, चाहे वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। दोनों टाइप के जो स्फेरिकल शेल होते हैं ना, शेल का मतलब समझते हो क्या होता है? शेल का मतलब है अंदर से पूरा खोखला है, ठीक है, होलो होता है। तो फिर वो इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, दोनों दोनों के केस में ही हो सकता है यूनिफॉर्म सरफेस स्फेरिकल चार्ज। तो इस तरह के होते हैं ये स्फेरिकल यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। ओके, इसके लिए जो डिफाइन होती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू अपॉन डी ए, क्यों चार्ज है, ए एरिया है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, लेंथ का यूनिट का स्क्वायर होता है एरिया की यूनिट में। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगी सिग्मा की, L-2 A1 T1। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज, तो ये क्या होता है, जैसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, शेप कोई भी हो सकती है। इंसुलेटर के केस में वॉल्यूम के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल है, कंडक्टर में नहीं कर सकते। इस केस में आपका कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर कंडक्टर्स, ओनली फॉर insulating objects, not applicable to conductors। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर मैं बात करता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहां कह रहा हूं मैं इसे रो, रो इसका सिंबल है, तो ये हो गया डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डीवी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, ये हुई ना बात है। तो डी क्यू अपॉन डीवी, ये इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट विल बी कूलॉम पर क्यूबिक मीटर। डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, L-3 A एंड T। एम तो होगा ही नहीं। तो ये आपके सामने है, आपके सामने ये एक चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस चैप्टर के अंदर है, कौन से हम पढ़ चुके हैं और कौन से अब पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसका स्कोप है ना, न्यूमेरिकल ओनली है, ठीक है। इस टॉपिक का आपके स्कोप है वो है न्यूमेरिकल्स ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई और नीचे ई इंडिकेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि आगे टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का भी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इंडिकेटर लगेगा कैपिटल बी यहां पर, इसका मतलब फ्लक्स ऑफ टाइप मैग्नेटिज्म, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या होता है इसको देखते हैं।
सपोज कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो डेफिनेशन इजी वाले पैरामीटर से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म, और इसमें कोई सरफेस है हमारे पास। देखो फ्लक्स सिर्फ ना इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं होता, फ्लक्स लाइट का भी होता है, और लाइट फ्लक्स को समझ लो वो ज्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए, क्योंकि लाइट से हमारा पाला ज्यादा पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कम, इलेक्ट्रिक चार्ज से बहुत कम पड़ता है। देखो जैसे मेरे पास ये एक पेपर थिन सरफेस है मान लो, ये वैसे हाँ मोटी है ये, लेकिन आपको पेपर थिन मानना है, ऐसा मानना है कि ये पतला सा है, ठीक है। अब सन है मेरे सिर के ऊपर इधर, ठीक है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, इस सरफेस की इफेक्टिवनेस इसकी शेडो बताएगी। मतलब ये जो लाइट यहां इस तरफ पड़ रही है ना, अब किसी सरफेस पर कितनी लाइट पड़ रही है, इसको हम कह देंगे लाइट फ्लक्स, ठीक, ओके। तो मैंने ऐसे कर रखा है, इस पर कितना ज्यादा लाइट फ्लक्स आ रहा है या कितना कम आ रहा है ना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी शेडो कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है। अब इस सरफेस को मैंने ऐसे कर रखा है, तो शेडो इसकी मैक्सिमम साइज की होगी कि नहीं होगी, तो इस पर मैक्सिमम लाइट फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इस तरह से डायरेक्शन चेंज करता हूं इसकी, तो वो शेडो छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मैंने इसको एकदम ऐसे कर दिया ना, तो ये शेडो एकदम से गायब हो जाएगी। पेपर थिन माना है मैंने, है ना, ये मोटी है, इस पे ध्यान मत दो। तो इस तरीके से उसकी शेडो जीरो हो जाएगी, मतलब इसका लाइट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो इसका एरिया है ना, शेडो का एरिया और लाइट का फ्लक्स, ये दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। तो इस शेडो का एरिया इसी एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, प्लस एक एंगल पे भी डिपेंड करता है। जब ये इस तरीके से है तो लाइट का फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर ऐसे कर दिया तो यह जीरो हो जाएगा, ठीक बात है। अब बात करते हैं कि इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये किसी सरफेस पर पड़ेंगे ना, तो उस सरफेस से पता चलेगा कि फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। मैं एक सरफेस को मान ले रहा हूं यहां पर, न तो वो सरफेस एकदम से फील्ड के अलोंग होगी और ना ही उसके परपेंडिकुलर, सॉरी नॉर्मल, ना उसके नॉर्मल है। मैंने किसी ऐसा एंगल ले लिया अभी इसका सा उसके अलोंग है, ओके। ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से किस एंगल पे, नहीं इस एंगल नहीं दिखाना अपने को। कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर होता है, अभी हमने देखा डायरेक्शन का फर्क पड़ता है एरिया पर, तो एरिया क्या है, वेक्टर है। उसकी डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर हमेशा किधर से दिखता है, ये देखो जरा। अगर ये पेपर थिन सरफेस है तो आप इसको ऐसे देखोगे तब ये आपको मैक्सिमम दिखेगी, या फिर आप इसको ऐसे देखोगे तब, ऐसे देखोगे तब ये मैक्सिमम साइज की दिखेगी आपको, पूरा का पूरा सरफेस नजर आएगा ऐसे, वो मैक्सिमम साइज नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया जिस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूं ना, वो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से मैच करती है, समझ गए। तो एरिया किस तरफ हुआ, नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर हुआ इसका। ये लो आपका रजिस्टर, अब इसकी जरूरत नहीं। तो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का एरिया भी इसके नॉर्मल होगा, तो मैं एरिया वेक्टर को ऐसे ले लूं क्या, दिस इज एरिया वेक्टर, ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल मान लेता हूं थीटा है, थीटा एंगल है। अब इस एरिया क्या है, वेक्टर है ना, तो वेक्टर के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। एरिया का एक वेक्टर तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और एक कंपोनेंट इसका होगा इस तरफ, तो मैं इसका एक कंपोनेंट तो ले रहा हूं इस तरफ, जो कि इसी साइज का होगा यहां तक, बस ये लो जी। एक कंपोनेंट तो इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा, ऐसे। ये देखो ये बाउंड्री ऐसे है, इस तरफ ऐसे, और इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट होगा, ये इतने बड़े एरिया के इक्विवेलेंट होगा। जितनी फील्ड लाइंस इस बड़े एरिया से, ये टिल्टेड एरिया है ना, ये बड़ा एरिया है, इससे जितनी फील्ड लाइंस जा रही है, ये एकदम सीधा छोटा एरिया है कि नहीं इससे, तो
इससे तो छोटा ही है ना। तो इतने से एरिया का इफेक्टिवनेस और इस टिल्टेड बड़े एरिया का इफेक्टिवनेस सेम है कि नहीं? सेम है। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो इस तरफ होता कि नहीं होता? ये इस एरिया वेक्टर का हो गया कोस कंपोनेंट, ए कोस थीटा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये एक एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है इसमें से। सेम फ्लक्स का एक छोटा एरिया इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये सेम सेम इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है उसको। कितना चलेगा? मान लो कि ये एंगल है ना, ये 60 डिग्री मान लो ये एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? ए कोस 60 डिग्री, यानी कि कितना? 10 मीटर स्क्वायर इंटू कोस 60 का मतलब कितना होता है? 1/2। कितना हो गया है? 5 मीटर स्क्वायर। यानी कि आप इस तरीके से तिरछा एरिया रख रहे हो 10 मीटर स्क्वायर, और सेम साइज का शेडो बना देगा इस तरीके से रखा हुआ, इस फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ 5 मीटर स्क्वायर का एरिया भी उतना ही इफेक्टिव है। ऐसे में इस 5 मीटर स्क्वायर को इस एरिया वेक्टर का 60 डिग्री कंपोनेंट बोल देते हैं अपन। आई बात समझ में? और अगर अगर ये फील्ड इस तरफ से आता तो इसका इफेक्टिव एरिया कितना होता? ये इतना सा, और उसका वैल्यू कितना होता? ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरिया का एंगल, जिस डायरेक्शन में वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनता है उधर तो इसका कोस कंपोनेंट होता है, और कोस कंपोनेंट के जस्ट अक्रॉस है ना दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट होता है। तो ये सॉरी ये थीटा है, थीटा, ये साइन थीटा की इक्विवेलेंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक होने वाला एरिया ए साइन थीटा नहीं है। ए साइन थीटा तो इस तरह से है पेपर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर से वो तो पास हो जाएंगी, इसके तो इफेक्टिवनेस ही नहीं। इसका मतलब फ्लक्स में ए साइन थीटा का कोई रोल नहीं है, नो रोल इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है? एक्टिव कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैंने आपको यहां पर एरिया, ये जो वेक्टर का कंसेप्ट है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है वो समझाया है, कोशिश की है, समझ में आया होगा, आया है। तो ये होता है कंपोनेंट का मतलब। ठीक है, तो अब इन कंपोनेंट्स को छोड़ के हम सीधा बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एरिया कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of E vector and effective area component along the field। ठीक है, तो मैं ये कह दूं फाई इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एरिया का इफेक्टिव कंपोनेंट कितना है? ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब आ जाओ वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर, हम इसको कौन सा प्रोडक्ट लिख सकते हैं? वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को कोसाइन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का ये मतलब होता है, देखो ये अगर ऐसा है ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो ऐसे में इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वर्किंग कंपोनेंट और एक नॉन वर्किंग कंपोनेंट, या कहीं एक मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और एक डायरेक्शनल कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट होता है कोस और डायरेक्शन वाला होता है साइन। तो यहाँ पर मैटर स्केलर का है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका काउंट ही मैटर करता है, इसके डायरेक्शन वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम कोस कंपोनेंट, ये हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स into sine of the angle between the two vectors dot n cap that is given by right hand thumb rule I told you yesterday class. ओके तो यहां पर बात यह है कि ये फॉर्मेट किसका है, E एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, और क्या दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल थीटा है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसको। अब डॉट प्रोडक्ट में इसको E वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे या फिर ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखेंगे, बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्यों, ये आपको सही कैसे लगा और ये गलत कैसे लगा? दैट वाज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस वन। इसके नाम देखो, स्केलर प्रोडक्ट या इसको कोसाइन प्रोडक्ट, या इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दो वेक्टर है ना, डॉट से प्रोसेस होता है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इसको साइन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। साइन यूज होता है ना एंगल, इसमें कॉस यूज होता है साइन। देखो बेटा ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में एक बात बताओ, ई ए कोस थीटा, यहाँ पर डायरेक्शन का तो मैटर ही नहीं है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन है ना। इस ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और कोस थीटा का तो डायरेक्शन से कहीं रिश्ता है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, खानदान में नहीं है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर ई डॉट ए करो या ए डॉट ई करो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ये है कि आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, है ना। डॉट प्रोडक्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को फर्क पड़ता है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस आर नॉट इक्वल, they are magnitude wise equal but directionally they are just opposite to one another. So if you put b cross a in equal to a cross b, then you have to put a minus also there. ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं, जब भी कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं ना, तो उस क्वांटिटी का एक तो बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं अपन, और दूसरा उसका ऐसा यूनिट डायमेंशन है वो भी बताते हैं, वेक्टर है कि स्केलर है वो भी बताते हैं। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन बताते हैं, और अगर स्केलर है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन से प्रोडक्ट से आ रही है, स्केलर प्रोडक्ट से आ रही है कि नहीं, तो फिर स्केलर क्वांटिटी है, होगी बात। ऐसा यूनिट क्या इसका पूछते हैं बेटा, पूछा हुआ है कई बार, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहां से देख लो, इसके फॉर्मूला से बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, बताइए, न्यूटन पर कूलम, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एरिया का क्या होता है, वेरी गुड, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस एक लेंथ है, मीटर में होगी ऐसे में, और हाइपोटेनस क्या है, वो भी लेंथ है, तो वो भी तो मीटर में होगी, मीटर अपॉन मीटर, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, इट इज जस्ट प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा, ये सब के सब क्या है, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होती है। तो आपको यूनिट और डायमेंशन बनाते टाइम है ना, इसको तो इग्नोर ही करना है, टाइम क्यों खराब कर रहे हो इसको देखकर। अब बता दो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशंस बता दो, कैसे करेंगे ये बता दो। न्यूटन किसका है, फोर्स का, बताओ डायमेंशन क्या होती है। यस, डॉट
मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर डिवाइड विद ए टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस बनते हैं एम एल क्यूब यस ए इनवर्स, गुड। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये यूनिट है इसका। एक और यूनिट बन जाता है, वो क्या है, वोल्ट इनटू मीटर। कैसे, मैंने आपको बताया था, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर दोनों किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो वोल्ट अपॉन मीटर है, तो 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर तेरा, ठीक बात। अब हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, डेफिनेशन, फॉर्मूला, स्केलर वेक्टर क्या है, डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है ना। और इसको देख के ये एक्सप्लेन भी कर लिया कि भाई एरिया से फ्लक्स का क्या रिलेशन है। अब कुछ चीजें और जाननी जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उनकी भी बात कर लेते हैं। उनको भी देखें। एक बात तो ये बताओ, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस के टोटल एरिया का मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट है, तो ई और ए का वैल्यू तो वहां पर फिक्स हो गया, तो फिर फाई का वैल्यू सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर गया, और वो कौन है, cos थीटा, या कहो थीटा पे डिपेंड कर गया, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग cos थीटा की वैल्यू आती है, तो थीटा पे सब कुछ डिपेंड कर गया फिर। तो थीटा पे सब डिपेंड कर गया, तो फिर इसका ग्राफ है ना थीटा के अकॉर्डिंग बनेगा। तो एक तरफ ले लो आप थीटा, और फिर आपका जो है, देखो अगर थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1, हाँ 1, सही है। cos 0 मतलब यहां से वैल्यू स्टार्ट होगी ग्राफ की, उसके बाद cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 90 डिग्री पर ये 0 आएगा, फिर cos 180 -1, तो फिर ये ग्राफ इस तरह से जाएगा -1 तक, फिर उसके बाद भी वापस ऐसे आएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, cos थीटा और sin थीटा, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा कि नहीं, cos थीटा का ऐसा ही तो होता है ना। sin थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, -sin थीटा का ग्राफ ऐसे, है ना, वो निगेटिव में चला जाएगा पहले, और -cos थीटा का मिरर रख दो, मिरर में देख लो, मतलब ये वैल्यू अब इधर आ जाएगी और ये इधर, तो ये -cos थीटा ऐसा हो जाएगा, फिर दिमाग पर रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये तो फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सिस पर, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड बताओ इसका। अगर cos थीटा को मैं कहूं कि cos 0 यानी कि 1 है, तो फिर ये वैल्यू क्या आएगी, ई ए, और ये वैल्यू आ जाएगी -EA। ये फंक्शन ऐसा हो गया, ये है पूरा साइकिल हो गया 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री, ये हो गया पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एरिया उधर, वेक्टर उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस तरफ एरिया है, तो 180 डिग्री का सीन है, तब भी सरफेस ऐसे हो जाएगी, है ना। एरिया इधर या इधर है तो सरफेस ऐसे होगी, और मैक्सिमम इफेक्टिव फ्लक्स होगा ना। और अगर सरफेस ऐसे हो जाती है तो एरिया वेक्टर या तो इधर लो या उधर लो, है ना, या तो 90 डिग्री को या 270 डिग्री को। ऐसे में क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। ये देखो, कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस को पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी, है ना। कोई भी लाइट ये कहते हैं कि इस सरफेस की शैडो नहीं बना सकती, समझे, इस तरीके से होता। आई बात समझ में। यहां तक कोई डाउट नहीं, रिवीजन करने पर कॉन्फिडेंस बनेगा। रिवीजन एक बार करके मत छोड़ो, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे आप खुद को तसल्ली दे सकते हो कि मैंने रिवीजन कर लिया। 3 रिवीजन कॉन्टिन्यूस करो, और फिर देखो तुम्हें दोबारा उठाने की जरूरत कितने दिन तक पड़ेगी नहीं।
उसके बाद में भी चलो आप रिवीजन करोगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हैप्पी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये एक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से भी रिलेशन है। कैसे? देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है, क्यों चार्ज है मान लो, मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। अब मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो यहाँ पर इतनी दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता हूं, ऐसे, ठीक है, मैंने दूर दूर बना ली। और अगर मान लो मेरी नीयत ठीक है थोड़ी सी, मैं मेहनत करने को तैयार, थोड़ी सी और ड्रॉ कर लेता हूं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो यहाँ पास में तो हैं डेंस, और आगे जाके रेयर हो जाएंगी। देखो, और भी बना सकता हूँ, बना सकता हूँ या नहीं? तो ये मेरी नीयत पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी बनाऊंगा। ये देखो, और भी बना सकता हूँ, इनके बीच में बना सकता हूँ, है ना, बन जाएंगे। अब मैं एक सरफेस लेता हूं, देखो ये एक सरफेस लिया मैंने, ये लो जी, इसका एरिया x है, और एक सरफेस मैं इतनी ही बड़ी ले लेता हूं यहां पर, इसका एरिया भी x है, ठीक है, ये भी इस पोजीशन में है और ये भी इसी पोजीशन में है, फिर भी इसमें से तो सिर्फ दो फील्ड लाइंस जा रही है। इसका फील्ड लाइन काउंट क्या है? 2, और इसका फील्ड लाइन काउंट क्या है? 1 2 3 4 5 है, इसका फील्ड लाइन काउंट 5 है। तो मतलब ये हो गया, सरफेस इज द सेम and source charge is the same, but the surface is passing more electric flux closer to the charge instead of when it was placed at some more distance from the charge। याद रखिए, तो है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface is directly proportional to number of electric field lines linked through the surface। Better word is to say penetrating the surface, number of electric field lines penetrating to the through the surface, वो बेटर होगा कहना। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वही फील्ड लाइंस कंसीडर होंगी, अच्छा थैंक यू, वही फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होंगी जो कि सरफेस को पेनिट्रेट करके जा रही है, मतलब उसको दूसरी तरफ जा रही है पार करके, ठीक है, जो उसके जस्ट नीचे से निकल गई, ऊपर से निकल गई, दोस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। समझे बात को? तो एक ये चीज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कहोगे वो तो इमेजिनरी क्वांटिटी है, एक्चुअली में तो नहीं होती है, ये कोई कैमरा पे नजर नहीं आएंगी, कोई पैटर्न इसका नजर नहीं आएगा। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई ये टोटल, मैंने इक्वल नहीं कहा, मैंने कहा प्रोपोर्शनल। अगर आपने एकदम यूनिफॉर्मली ये ड्रॉ की है कि भाई फ्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैटर्न का होता है, तो ये फ्री चार्ज है और आइसोलेटेड है, तो चारों तरफ फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट बना लो, इस तरीके से इक्वल एंगल पे बना लो, उसके बाद सरफेसेस को रख के देखो। अब जिससे जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, उसका फ्लक्स उतना ही प्रोपोर्शन में होगा, उतना ही प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। इक्वल नहीं कर सकते, कोई इक्वल कहे तो वो झूठ बोलता है, मतलब गलत है, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि काउंट कर रहे, क्या काउंट कर रहे हो भाई, जो होती नहीं है, और जो जितनी चाहिए उतनी मान लो, उनको क्या काउंट करोगे आप? सही है ना? तो ये डेफिनेशन आपके पास कोई डायग्राम है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक वहां काउंट कर सकते हो, आपने बना रखी है वहां, समझे बात? और ये 2D में नहीं है, 3D है, ये ऑल अराउंड होती है। अच्छा, एक वो पौधा होता है, आंकड़ा बोलते हैं अपनी यहाँ से, है ना, आंकड़े के पौधे की अब जो लू चलेंगी ना मई के महीने में, उस टाइम पे क्या है, उसके बीज उड़ेंगे, उसकी एक पोटली होती है, और वो पकने के बाद वो खुल जाती है और उसमें से बहुत सारा कॉटन निकलता है, और वो उसमें से जब वो निकलता है ना, तो एक बीज लगा होता है और चारों तरफ, है ना, दिखा, हाँ, चारों तरफ कॉटन होता है, और वो उस कॉटन से हवा में उड़ता उड़ता जाता है, और जहां जाके उसको मिट्टी में चिपक गया, वो बारिश होगी, वही मिट्टी में दब गया, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर पड़ी, वो गएगा वहां।
मैं बात कर रहा हूं कि वो 3D में होता है ना, उसके बाल देखे एकदम सीधे सीधे थे फाइबर्स, बिल्कुल उसको मान लो यहां पर, समझ गए? तो वो फील्ड लाइंस है उसके, वो बाल हैं सीधे सीधे सीधे, और वही फील्ड लाइंस का काउंट मान लो फिर। अब आप सरफेसेस फिट करके देखो उसके डायग्राम में, है ना, किस जगह पर कितना काउंट आता है।